नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अब स्थिति बदलने लगी है। धीरे धीरे आंकड़ों में भी कमी आ रही है। उत्तराखंड में सैंपल पॉजिटिविटी दर 6.95% है। बुधवार को जहां 2,991 नए मामले सामने आए, तो वहीं राहत की बात यह है कि 4,854 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती। बीते 24 घंटे में 53 मरीजों ने हालांकि कोरोना से दम भी तोड़ा है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 43,520 पर आ गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,21,337 केस मिले हैं, जिनमें 2,66,182 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 36,000 से भी अधिक सैंपल की जांच की गई, जिसमें 33,765 सैंपल नेगेटिव मिले। उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 815 संक्रमित मरीज मिले और अब तक प्रदेश में 6,113 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,854 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में देहरादून से संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे, ये सख्त लॉकडाउन और कोविड-19 गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाना उत्तराखंड के लिए एक खुशी की खबर लेकर आया है। कोरोना के मामलों में कुछ कमी देखी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे विशाल? अब बिल्कुल उमंग, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं और सरकार जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जो लोगों पर जो निगरानी भी रखते हुए है और लोगों पर पाबंदी लगाती हुई नजर आ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं जो परिणाम है वो अच्छा परिणाम मिला है। अब सूबे में जो केस है वो जो घटने की स्थिति है उसमें आ गए हैं। लगातार केस अब कम से कम आ रहे हैं कोरोना के, और ऐसे में लोगों में खुशी की भी बात है और ऐसे में सरकार भी राहत की सांस ले रही, क्योंकि हम देख रहे थे कि सरकार जो है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पहले जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात थी अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा कि सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो लगातार अस्पतालों का भी निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर जाकर के वो ये भी देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। उसके साथ साथ उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देशित कर दिया है कि वो अपने जिलों की तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रखें। साथ ही अपने कैबिनेट मंत्रियों को भी उन्होंने कह दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान रखें कि किसी भी तरह के जो लोग हैं उनमें पैनिक ना फैले, और अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए, या फिर ऐसे में जो कोरोना पेशेंट है उनका ध्यान गंभीरता से रखा जाए। ऐसे में डॉक्टरों की भी जो चीजें हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप भी प्रदेश के लिए बड़े महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, और ऐसे में डॉक्टर्स की के चलते ही कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि अब लोगों में जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है और केस काफी मात्रा में कम हो चले हैं। उमंग, प्रकार से केसेस अब कम हो रहे हैं, तो वहीं अगर हम बाकी अन्य राज्यों की बात करें देश के, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि जहां जहां पर केसेस कम होंगे राज्य के जिन जिलों में, वहां पर हो सकता है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। उत्तराखंड में क्या कुछ योजना है इसे लेकर? बिल्कुल उमंग, क्योंकि लगातार हम देख भी रहे हैं कि अभी प्रदेश में चारधाम यात्रा को बंद रखा गया है, अभी उसको स्थगित कर दिया गया था। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जब केस बढ़े, तो ऐसे में जो एक्टिविटी थी उसको भी कम कर दिया गया है। शादी ब्याहों के जो फंक्शन थे उनको भी स्थगित कराया गया, उनके में भी कम से कम लोगों की जो भूमिका थी उसको कम किया गया कि ज्यादा जो लोग हैं वो शादी ब्याहों में ना पहुंचे। तो ऐसे में सरकार लगातार अपील भी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब इस तरह से धीरे धीरे घटने लगे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जिस तरह से हमने सुबोध उनियाल जी जो स्वास्थ्य प्रवक्ता है उनसे भी बात की, तो उनका भी साफ तौर से कहना था कि जैसे जैसे ये मामले और धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो हम इन जो व्यवस्था है इनको सुचारू कराएंगे। और मुख्यमंत्री लगातार इस तरह के लोगों की मॉनिटरिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहाँ पर इस व्यक्ति को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटक क्षेत्र है उमंग, और लगातार यहाँ पर जो पर्यटकों से रोजगार लोगों को मिलता रहा है। और ऐसे में क्योंकि जब पर्यटकों का आवाजाही नहीं होगी तो पर्यटकों के जो यहाँ पर जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चिंता तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्दी ऐसा सुबोध उनियाल जी का कहना है कि जल्दी वो इस तरह की चीजों में भी दिखाई देंगी नियंत्रण, और धीरे धीरे लोग की प्रक्रिया को भी यहाँ पर किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड में जो रोजगार की जो खरी समस्या है उससे लोगों को निजात मिल सके। उमंग,
जी बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं खैर अब ये देखने वाली बात होगी कि कोरोना से संक्रमण के इस काल में एक खुशी की खबर तो कम से कम उत्तराखंड वासियों को मिली। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ सरकार इन मामलों में करती है। क्या अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी या सख्ती कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। तो वहीं इन्हीं मामलों में कमी भी उत्तराखंड की राजनीति में हालांकि बयानबाजियों का दौर चल रहा है। विपक्ष द्वारा सरकार पर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को गलत ठहराया जा रहा है और इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी से बीजेपी मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने की खास बातचीत। एक तरफ पूरे प्रदेश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं राजनीति का राजो रंग भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें आंकड़ों की, तो अभी आंकड़े तो कम हुए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार जो है सरकार पे ये आरोप लगा रहा है कि आंकड़े झूठे हैं और फॉल्स आंकड़ों को दिखाया जा रहा है। जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मंडल अध्यक्ष भाजपा से विशाल गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे, सर लगातार जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फॉल्स आंकड़े जो है सरकार पेश कर रही है। हालांकि गाँव में इतना 50% तक जो है संक्रमण फैल चुका है, लेकिन उसके जो आंकड़े हैं वो ग्राफ में नहीं आ रहे। इसका क्या आप जवाब दें? सरकार अपना बिल्कुल मुस्तैदी से के साथ काम कर रही है। माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने जब से कमान संभाली और अब तक वो इतना कोरोना काल जब इतना हैवी बन चुका था, जब भी उन्होंने 1 मिनट घर में बैठने का कार्य नहीं करा। जनता के बीच में जाकर, आज कोविड सेंटर में जाकर, बागेश्वर जैसी जगह पर जाकर, हॉस्पिटल चंपावत में जाकर लोगों से मिलना, मरीजों से मिलना, उनके हाल चाल जानना, उनका उत्साहवर्धन करना, उनको मजबूती प्रदान करना, साथ का परिचय देना, ऐसी भावनाओं के साथ मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है विपक्ष अपनी भूमिका अदा करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कोरोना काल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सामाजिक और समाज के उद्धार और विकास की बात करनी चाहिए। समाज हमारा सबका मिलकर बनता है, हम सबको मिलकर अपने प्रदेश को बचाना है, कोरोना को हराना है, इसी भाव से काम करना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न सर, जिस तरीके से कोरोना तो है ही, लेकिन और बीमारियां भी अपने पैर पसार रही हैं, तो उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? सरकार ने पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है डेंगू को लेकर। अनेक ऐसी जो बीमारी हमारे जो जैसे हमारी नई बीमारी का नाम आ रहा है ब्लैक फंगस, ऐसी बीमारियों के प्रति जागरूक अभियान अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ जन क्षेत्र में उतारी है। उन्होंने पत्रक वितरण कर रहे हैं, जिससे जनता और उनके जो इंजेक्शन की व्यवस्था है, उनके नोडल इंचार्ज बनाकर उनकी इंजेक्शन की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। एम्स में कल भी 500 इंजेक्शन दिए गए सरकार के माध्यम से। पहले रेमडेसिविर जैसी जो इंजेक्शन की बहुत दिक्कत आ रही थी, पूरे देश के अंदर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आप हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपना स्टेट प्लान भेजकर रेमडेसिविर गुजरात से मंगाया। ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हमारा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। हमें सबको मुख्यमंत्री जी का सहयोग करना चाहिए और हमारा केवल सबका मकसद एक होना चाहिए, हमारा उत्तराखंड जीते, कोरोना हारे, इसी मकसद को आगे लेकर जाना चाहिए। ये थे हमारे साथ भाजपा से मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। हालांकि अभी सिचुएशन ये है कि विपक्ष को साथ खड़े होकर सुझाव देना चाहिए सरकार को। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि और बीमारियों को लेकर भी सरकार की मुस्तैद तैयारियां हैं। अगर इंजेक्शन की बात करें, नोडल अधिकारियों की बात करें, तो और जो बीमारियां हैं उसको लेकर भी जो है मुस्तैदी बरती जा रही है। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं साक्षी साहनी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा प्रदेश महामंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी और इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कोर ग्रुप की बैठक में कोविड को लेकर संगठन की तरफ से किए जा रहे कार्यों पर चर्चा होगी। इसके अलावा संगठन स्तर पर इस तरह के कार्यों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ विषय भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें चुनावी रणनीति पर बात की जा सकती है।
तो मैं आपको बता दें कि कोविड महामारी के इस दौर में आज भी उत्तराखंड के अनेक ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां प्रशासन लोगों तक दवा जैसी जरूरी सुविधा तक नहीं पहुंचा पाया है। ऐसे में ऋषिकेश की ट्रैक द हिमालय ने सूबे के उन सभी दुर्गम ग्रामीण इलाकों में जरूरी दवा और मेडिकल उपकरण पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ट्रैक द हिमालय की टीम अब तक चमोली के ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 से भी अधिक ग्रामीणों को राहत सामग्री बांट चुकी है। यहाँ पर ये दूरस्थ गांव तुगार से है। यहाँ पर शासन प्रशासन सारे नदारद है। एक ग्रुप हमारे यहाँ पर TTS ग्रुप चलता है जिससे हमारे गांव के बेरोजगार सभी लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार साथ आज इस महामारी के दौरान इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमारे सारे गाँव वाले इनका धन्यवाद करते हैं। इन्होंने यहाँ पर मास्क, सैनिटाइज, ऑक्सीमीटर और गांव वालों को किस तरह से कोविड से बचा जा सकता है उसके बारे में प्रशिक्षण दिया है। इसलिए हम सारे गांव इनका आभारी हैं। बाकी यहाँ पर ये दूरस्थ गांव। तो मैं आपको बता दें कि जिले के सीमांत क्षेत्र में धारचूला सीमांत के दारमा घाटी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स की कुल 3 सदस्यों की टीम ने 23 मई को दुनिया की चौथी ऊंचाई वाले लाहौत्से पर्वत में सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया। रत्न सिंह सोनाल ने सफल आरोहण की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। जानकारी मिलने पर सीमांत के लोगों में खुशी की लहर है। घर से है जहां पर दुनिया की चौथी जो ऊंची चोटी है लाहौत्से, वहां पर सीमांत के कुछ लोगों ने जाकर तिरंगा फहराया है। लाहौत्से पर्वत पर आपको बता दें तिरंगा फहराया गया है और इस खबर की जानकारी कमांडेंट रत्न सिंह सोनाल ने दी। इस खबर से सीमांत के लोगों में एक खुशी की लहर देखी जा रही है। तो ये उत्तराखंड में आपको बता दें कि कोरोना महामारी के इस मुश्किल वक्त में खटीमा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्कर सिंह धामी जरूरतमंद लोगों की समय समय पर मदद करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो वही ऑक्सीजन सिलेंडरों की समस्या से निजात पाने के लिए भाजपा विधायक धामी ने 65 ऑक्सीजन सिलेंडर और फ्लोमीटर, मास्क और कंप्लीट किट का वितरण किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए कमेटी गठित कर जल्द ही नंबर भी जारी किया जाएगा जिसमें चिकित्सकों की सलाह पर जरूरतमंदों को घर घर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, पिछले दिनों जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उस लहर में हमने यहाँ पर देखा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी और हमारे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे। इन सब को ध्यान में रखकर कि अब हमारे इस क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र के अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह पर संक्रमण है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसके कारण से बहुत लोगों को जो है बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उन सबको ध्यान में रखते हुए आज हमने ये 65 सिलेंडर यहाँ पर मंगवाए हैं और जो भी हमारे क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोग होंगे उन सबको हम एक व्यवस्था के तहत उनके घरों तक इन सिलेंडरों को पहुँचाने का काम करेंगे। तो ये उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र जीना का निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली होने पर यहाँ पर उपचुनाव कराया गया था। उपचुनाव में सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना ने जीत हासिल की। गुरुवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और अन्य कई मंत्री व विधायकों की उपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने महेश जीना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना को शुभकामनाएं दी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सल्ट विधानसभा सीट में मतदाताओं ने बीजेपी की रीति नीति को आगे बढ़ाया। नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना सल्ट विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी महेश जीना को शुभकामनाएं दी। काफ़ी भावुक हूँ क्योंकि ये जो सीट है ये मेरे भाई सुरेंद्र सिंह जीना की सीट थी, लेकिन उनके निधन के बाद मुझे इस सीट पर चुनाव लड़ना पड़ा और मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने सल्ट के लिए सपने देखे थे उनको पूरा करना ही मेरा दायित्व है और उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और ये जीत मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत है
और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता के मुझे विजयी बनाया, उसके लिए मैं जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारी बहुमत से जीना जी ने सल्ट विधानसभा जीती है और निश्चित है कि वहाँ की जनता के जिस प्रकार के विकास के कार्य और जो पाइपलाइन में सुरेंद्र जीना जी के द्वारा किए गए काम, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित है कि जो उनके बाद अब हमारे जीना जी ने जो सीट जीती है वो भारी बहुमत से, कल्पना नहीं की जा सकती है कि 5000 लगभग मतों से, और वो जीत सुनिश्चित की है। वो विश्वास जीना जी पे लोगों ने जताया है और उस विश्वास में ये खरे उतरेंगे और निश्चित है कि वहाँ की जो समस्या हैं, वहाँ के जो विकास के कार्य हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और सल्ट विधानसभा क्षेत्र के चहुम की विकास के स्वप्न को साकार करने में कहा है कि महेश जीना जी अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर विधायक महेश जीना ने भी कहा कि जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है, जो वादे क्षेत्र में उनके भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना द्वारा किए गए हैं, उन्हें पूरा करने का वो भरसक प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित सभी उपस्थित मंत्रियों एवं विधायक गणों द्वारा महेश जीना को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में देहरादून से संवाददाता प्रियंका जगोरी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रियंका, जानना चाहेंगे आपसे कि स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद में खाली हुई सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए, जहां से उनके भाई महेश जीना ने जीत हासिल की और आज उन्होंने विधायक पद की शपथ भी ले ली है। और जैसा कि उन्होंने भी कहा है कि जो वायदे उनके भाई ने प्रदेश की जनता से करे थे, उन सभी वायदों को पूरा करने का वो भरपूर प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रियंका? बिल्कुल उमंग, आज जो है विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक जो महेश जीना है, उन्हें आज विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं उसके बाद उनके शपथ कार्यक्रम में जो है सूबे के सीएम तीरथ सिंह रावत और कई अन्य मौजूद रहे। यहाँ पर सीएम ने शपथ दिलाने के बाद सीएम ने उन्हें बधाई भी दी और उनका यही कहना है। उसके बाद मीडिया से जैसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने यही कहा कि उनके जो भाई के सपने अधूरे रह गए थे, उनको वो अब पूरा करेंगे। उनके पास अब 10 माह से कम का समय बचा है। जो 10 माह से कम समय में वो जो भी विकास कार्य हैं उनको लेकर काम करेंगे और यहाँ पर जो स्थानीय जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर यहाँ पर वो खरे उतरेंगे। जी बिल्कुल प्रियंका, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से महेश जीना जी ने यहाँ पर जीत हासिल करी है, तो अपने क्षेत्र का विकास तो उन्हें करना ही है और साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी न सिर्फ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है, बल्कि महेश जीना जी के ऊपर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में देखी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, अब जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में जो बीजेपी है वो तैयारियों में जुट गई है। तमाम ऐसी चुनौती है, अभी कोरोना काल का किस तरीके से समय चल रहा है, तो इसमें अभी जो सरकार है, विधायक है या मंत्री रहेंगे, वो सभी व्यस्त हैं कोरोना काल के दौरान। वो अपने कार्यों पर और जो यहाँ पर चुनौती है उसमें व्यस्त है। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में उनके सामने कई ऐसी चुनौतियां जिन्हें उन्हें करना है। जनता के बीच जाएंगे और जनता के जो विकास कार्य, अपने किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रखेंगे। तो जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह जीना जी है, उनके जो भाई अब महेश सिंह जीना है, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर विधायक पद की आज शपथ ली, तो अब उनका जिस तरीके से है कि वो लोगों के बीच जाएंगे, विकास कार्यों का बखान भी करेंगे और तमाम ऐसे जो लोगों की जो उम्मीदें हैं लगाई थी और उन उम्मीदों पर यहाँ पर उन्हें खरा उतरना है।
बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं उन्हें न सिर्फ अपने भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना के सपने को पूरा करना है, उनके वादे जो उन्होंने क्षेत्र की जनता से किए वो पूरे करने हैं, बल्कि आगे भी जो भी विकास के कार्य हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे। और ऐसी ही उम्मीद उस क्षेत्र की जनता को महेश जीना से भी ज़रूर होगी। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जहां प्रदेश सरकार तमाम दावे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कर रही है, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ में राज्य सरकार के ये सभी दावे खोखले नजर आते हैं। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में दे दिया गया है। और पीपीपी मोड में दिए जाने से पहले उम्मीदें लगाई जा रही थी कि निजी हाथों में देने के बाद यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, मगर हुआ कुछ नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबौ में टिटनेस का इंजेक्शन तक मौजूद नहीं है, जिससे यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है। ग्राम भूंगा से थी, बिल्कुल असहाय महिला वो थी और उनका एक छोटी सी इंजरी हो गई थी, हाथ में पत्थर गिरने से हाथ कट गया था। उनको मैं पाबौ ब्लॉक हॉस्पिटल में लेके आया तो यहाँ पे एक टिटनेस का भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। इतना दुख होता है। आज ये हॉस्पिटल पीपीपी मोड में जा चुका है। ट्रिपल पी मोड में जाने के बाद भी हॉस्पिटल में कोई सुख सुविधा नहीं। आखिर क्षेत्र के लोग चाहते क्या हैं? मैं सब लोगों को यही सूचित करना चाहता हूँ कि आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग क्यों नहीं एकजुट होकर, एकमुठ होकर इस हॉस्पिटल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ें, एकत्रित होकर एक जंग लड़ें, ताकि हमारे क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके। और बहुत ही बुरा हाल इस क्षेत्र का है। फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि पौड़ी रिफ़र करो। हम उस पेशेंट को लेकर फिर पैठानी प्राइवेट सेक्टर में गए। प्राइवेट सेक्टर में उनको इलाज कराया। यहाँ पे ना तो एक्सरे वाले उपलब्ध थे, न यहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध था, न यहाँ पे टीटी इंजेक्शन उपलब्ध था। रात को 8:30 बजे मैंने फिर एक मेडिसिन की दुकान को ज़बरदस्ती खुलवाया, तब जाके मेरे को टीटी इंजेक्शन यहाँ पे मिला और उन लेडीज़ को मैंने लगाया, तब जाके उनको थोड़ा दर्द से राहत मिली। हाँ सर, ये टिटनेस के इंजेक्शन 2 तरह के आते हैं। एक तो प्लेन जो टीटी है वो है नहीं हमारे पास अवेलेबल, प्लेन टीटी जो लगता है, और एक टीकाकरण का आता है बच्चों का, वो तो है। बच्चों के टीकाकरण वाला वो डिप्थीरिया के साथ मिक्स होकर आता है, वो है। और जो प्लेन टीटी है वो हमारे पास नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंतनगर नेशनल हाईवे नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 जून की तिथि नियत की है। तो वहीं गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर माना कि इन जगहों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ। याचिकाकर्ता का कहना है कि नेशनल हाईवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ ही जो पंतनगर यूनिवर्सिटी और तराई स्टेट फार्म की लैंड है, इस पर बड़े पैमाने पर पिछले कुछ सालों में अतिक्रमण हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई थी। तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी वहां पर गई थी, उन्होंने माना कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट है और यहाँ तक कि सड़क की चौड़ाई जो 32 मीटर थी वो मात्र 17 मीटर रह गई है। और पंतनगर यूनिवर्सिटी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।